राष्ट्रीय एकता और अनुवाद, इस क्षेत्र में यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि अनुवाद की भूमिका पूरे देश को, देश के नागरिकों को, देश के विद्यार्थियों को, देश के शिक्षार्थी और प्रशिक्षार्थियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बहुत सी मुक्त विश्वविद्यालयों की बात करें या मुक्त शिक्षा देने वाले विद्यालयों की बात करें, इस तरह की जो संस्थाएं हैं सरकारी, उनकी बात करें, उन सब की जो पठनीय सामग्री है, जो पाठ हैं, जिसको हम शिक्षा के सशक्त साधन के रूप में मुद्रित या विद्युतीय माध्यमों के रूप में स्वीकार करते हैं, उन सबको भी देखें तो उनका भी अनुवाद होता है। या तो वो सामग्री अंग्रेजी में तैयार कराई जाती है, फिर उसके अनुवाद हिंदी में और भारतीय भाषाओं में होते हैं, या वो हिंदी में तैयार कराई जाती है तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में और भारतीय भाषाओं में भी होता है। उसको फिर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाभाषी समुदायों में, विद्यार्थियों में उनका अनुवाद करके मुद्रित और प्रसारित रूप में भेजा भी जाता है। तो इसका मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, और यही नहीं, हम दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा में देखें, तकनीकी शिक्षा में देखें, प्रौद्योगिकीय शिक्षा में देखें, तमाम तरह के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तरीय, विद्यालयी, महाविद्यालयी, विश्वविद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में देखें, न जाने कितने प्रकार की इस तरह की पाठ्य सामग्री होती है, पुस्तकें होती हैं, संदर्भ ग्रंथ होते हैं, कोश ग्रंथ होते हैं, उन सब को भी तैयार किया जाता है और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध भी कराया जाता है। इस तरह ये जो माध्यम है, वास्तव में ये शिक्षा में भी एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पाठ की एक रूपता, पाठ्य सामग्री की एक रूपता अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित की जाती है, संचरित की जाती है, उसको डाक द्वारा भेजा भी जाता है, और ऑनलाइन चैनल्स को अगर हम देखें तो ये भी अखिल भारतीय स्तर पर देखे जाते हैं, उनसे विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय लाभान्वित होते हैं, उपकृत होते हैं, न केवल देश में अपितु पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। जैसे CEC के भी अपने जो कार्यक्रम हैं वो न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी पूरे उस विषय के जो ग्राहक हैं उन्हें जोड़ने का, उन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। कोई अनुशासन ऐसा नहीं है जिसमें ऑडियो वीडियो प्रोग्रामिंग्स ना हो, तैयार ना किए जाएं, उनको विशेषज्ञों से विषय पर तैयारी कराई जाती है, उनका प्रसारण किया जाता है और पूरा देश और पूरी दुनिया में उससे लाभान्वित होने की संभावनाएं बनती हैं। इसी तरह वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के क्षेत्र में भी हम देखें तो राष्ट्रीय एकता को बहुत बल मिलता है। मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे विज्ञान का महत्व बढ़ा, वैसे वैसे विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता भी बढ़ती गई। विज्ञान किसी एक क्षेत्र के लिए, किसी एक अनुसंधित्सु के लिए, किसी एक राज्य या देश के लिए नहीं है। विज्ञान की सार्थकता इसी बात में है कि उस उपलब्धि से, उस खोज से पूरा विश्व उपकृत हो, लाभान्वित हो, पूरा देश उसकी उपलब्धियों से बहुत सारे लाभ अर्जित कर सके। इसलिए मनुष्य के जीवन में ये जो विज्ञान के आगमन का महत्व है, उसको सार्थकता देने का काम अनुवाद ने किया। विज्ञान की भाषा को सार्वभौमिक भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक सूचनाओं का आधार तथ्य हैं और प्रमाण है। बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के और बिना तर्क के विज्ञान अपने मंतव्य को जन सामान्य तक नहीं पहुंचा पाता। विज्ञान के अंतर्गत बहुत से विषय समाहित हो जाते हैं। भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है, ऐसे ही वनस्पति विज्ञान, ऐसे ही प्राणी विज्ञान, ऐसे ही भू विज्ञान, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान, ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं
कि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जो उसमें गृह विज्ञान भी है, उसमें ज्योतिष विज्ञान भी है, तो ये सब भी विज्ञान की शाखाओं के भीतर समाहित हैं। अब इन सब की अगर अनूदित उपलब्धि नहीं होगी, उनके अनुवाद की संभावनाएं नहीं होंगी, तो पूरा देश, देश के सभी नागरिक, अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में जो लोग निवासी हैं, वो सब इससे उपकृत नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वैज्ञानिक तो किसी एक भाषा में अपनी उपलब्धि को प्रस्तुत करता है, वो मौखिक हो या लिखित हो। फिर उस भाषा के ज्ञाता सब पूरे देश में, पूरी दुनिया में नहीं होते, इसलिए उनको अनुवाद के माध्यम से उस वैज्ञानिक उपलब्धि का लाभ दिया जाता है। वैज्ञानिक अनुवाद के स्तर पर हम देखें, भारत में भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी से अनुवाद और विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद, ये दो स्वरूप हमें विशेष रूप से मिलते हैं। हमारे भारत में भी, भारत की अनेक भाषाओं में भी अनेक खोजें हुई हैं, अनेक अनुसंधान हुए हैं। वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने अपनी प्रतिभा का, अपने कौशल का परिचय दिया है। उन सब का अनुवाद जब अंग्रेजी के माध्यम से पूरी दुनिया में जाता है, तो लोगों को भारतीय ज्ञान, भारतीय प्रतिभा, भारतीय मनीषा का बोध होता है। इसलिए भारत में विज्ञान के क्षेत्र में चाहे अध्ययन हो, चाहे अनुसंधान हो, उसकी मूल भाषा भले ही अंग्रेजी रही हो, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। अंग्रेजी में उपलब्ध उस ज्ञान विज्ञान की सामग्री का अनुवाद हो रहा है और उससे पूरा देश जुड़ रहा है, उससे दुनिया में एक संदेश जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर विज्ञान शिक्षा की भाषा अंग्रेजी ही रही है। ये हमारा लंबे समय तक परतंत्रता हमने देखी, उसका कारण रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे जागृति आ रही है। स्कूली शिक्षा में, विद्यालयी शिक्षा में या महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी शिक्षा में हम देखें, अब ज्ञान विज्ञान को, पाठ्य पुस्तकों को, संदर्भ ग्रंथों को भारतीय भाषाओं में मौलिक लेखन या अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासनिक प्रोत्साहन न मिलने के बावजूद हिंदी में विज्ञान में बहुत कुछ लिखा गया, विज्ञान की पत्रिकाएं भी निकलीं और वो सब भी देश विदेश की उपलब्धियों का अनुवाद करके पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध कराया जाता रहा। चाहे वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हों, चाहे सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकें हों, या राज्य स्तरों पर जो बोर्ड हैं शिक्षा के, उनकी पाठ्य पुस्तकें हों। 1998 तक केवल 13 भारतीय भाषाओं में विज्ञान विषयक लगभग 25,000 पुस्तकें और हिंदी में 2,000 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। और 1998 के बाद अगर हम दृष्टि डालें तो इस प्रकाशन संख्या में बहुत स्तुत्य स्तर पर, बड़ी वंदनीय स्तर पर वृद्धि हुई और लगातार वैज्ञानिक और तकनीकी ग्रंथों के लेखन और अनुवाद की संभावनाएं बढ़ती चली गईं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का पाठ्यपुस्तक वाला प्रयोग भी स्वीकार करने योग्य बन गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय से कृषि और पशुपालन से संबंधित जो उपाधि स्तरीय पाठ्यक्रम है, वो सब हिंदी माध्यम में प्रारंभ हो गए। अनुवाद ने चमत्कार किया और एमबीबीएस की जो शिक्षा दीक्षा है वह भी अब हिंदी में उपलब्ध हो रही है। बहुत सी पाठ्यपुस्तकें, बहुत से संदर्भ ग्रंथ अब तैयार कराए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयी स्तर पर बहुत सी रचनाएं इस तरह की काम कर रही हैं। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति, उन्नति लगातार हो रही है। विज्ञान की स्थापना और निष्कर्षों को अंग्रेजी और अन्य विश्व की भाषाओं में अब अनुदित किया जा रहा है, ताकि विश्व ये जान सके कि भारत के पास ज्ञान विज्ञान की एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा ने विश्व को न जाने क्या क्या दिया है। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यदि देखें तो इस क्षेत्र में अभी उतना संतोषजनक उपलब्धि न हो, लेकिन पहले की तुलना में बहुत संतोष हो रहा है, क्योंकि इस दिशा में अब CSTT यानी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने महत्वपूर्ण शब्दावली का निर्माण किया है, जो ज्ञान विज्ञान को व्यक्त करने, अनुदित करने, अभिव्यक्त करने में मदद करता है। आज वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की
जितनी आवश्यकता अब लग रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हम भारतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय, उच्च और तकनीकी तथा वैज्ञानिक स्तर की शिक्षा सामग्री उपलब्ध करा पाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति और एकता के लिए वैज्ञानिक विषयों का हिंदी में और भारतीय भाषाओं में अनुवाद अब अत्यंत आवश्यक है, ऐसा सभी को लगने लगा है। इसके लिए प्रशासन को युद्ध स्तर पर अब प्रयास करने हैं और जिसका संकेत हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मिल भी रहा है। यही राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाएगा। वाणिज्यिक अनुवाद और राष्ट्रीय एकता को यदि हम एक दृष्टि से देखें तो हम देखें आज पूरे देश के बैंक, पूरे देश की बीमा करने वाली जो संस्थाएं हैं सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर, वो भाषाओं और अनुवाद के माध्यम से इस देश के सभी नागरिकों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि जो योजनाएं बनती हैं, जो तमाम तरह की कार्यविधियां तैयार होती हैं, उन सब को भारत की समस्त भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। भले ही वो मूल रूप से अंग्रेजी में बने, फिर उनका हिंदी में और फिर उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो, लेकिन उनके जो नियम हैं, उनके जो मानक हैं, उनकी जो प्रविधियां हैं, वो सब भारतीय भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से पहुंचती हैं और आर्थिक दृष्टि से पूरा देश उसी से संपन्न होता है, सशक्त होता है, शक्तिशाली भी बनता है। 21वीं सदी में बाजारवाद का युग है। हम देख सकते हैं बाजारवादी संस्कृति को, औद्योगिकरण को, लघु कुटीर उद्योगों के विकास को, वाणिज्य और व्यापार की भाषा को यदि किसी ने मजबूत किया तो उसमें अनुवाद की भूमिका स्तुत्य है, वंदनीय है। आज हम इन क्षेत्रों में अगर संवर्धन देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, समृद्धि देख रहे हैं, तो उसमें सीधे या प्रकारांतर से अनुवाद की भूमिका, अनुवादकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वाणिज्य और व्यापार की भाषा के संवर्धन के साथ साथ वर्तमान समय में अनुवाद की मांग और महत्ता लगातार अन्य अनेक क्षेत्रों में बढ़ रही है। वो चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, वह चाहे बीमा, बैंक, बाजार, अर्थशास्त्र, व्यापार, लेखा, क्रय विक्रय यानी मार्केटिंग आदि के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका सराहनीय हो गई है। और शब्दावली की बात करें, वाक्यों की संरचना की बात करें, प्रयुक्तियों की बात करें, तो जो लक्ष्य भाषा में उपलब्ध होती है सामग्री, उसी को हम स्रोत भाषा में और स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में, यानी अनुवाद के लिए कभी स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा बन जाती है, कभी लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा बन जाती है। उसका मूल कारण है कि हम भारतीय अनेक भाषाओं में इस सामग्री के आदान प्रदान के लिए, परस्पर विनिमय के लिए प्रयत्न करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वाणिज्यिक साहित्य की भाषा तकनीकी, अर्ध तकनीकी, इस प्रकार की भाषा होती है। उसमें तकनीकी शब्दावली व अवधारणात्मक शब्दावली, इसका रचनात्मक उपयोग होता है। और वस्तु बाजार, स्कंद बाजार, मुद्रा बाजार, इन सब बाजारों के रूपों को देखें, सभी में अनुवाद पूरे देश को, देश के सभी राज्यों को, देश के सभी राज्यों में रहने वाले भाषा भाषी भारतीय नागरिकों को लाभान्वित होने का अवसर देता है। एक दूसरे राज्य से व्यापारिक सहयोग मजबूत होता है। राष्ट्रीय एकता को इसी से बल मिलता है, क्योंकि मराठी में यदि कोई वस्तु उपलब्ध है तो उसे हिंदी वाले जो प्रयोक्ता हैं हिंदी के, उससे उनको भी लाभ मिले। हिंदी के द्वारा जो वस्तु व्यापार किया जा रहा है, उससे मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी या और दूसरी भारतीय भाषाओं के जो प्रयोक्ता हैं उनको लाभ मिले। ऐसा भी प्रयत्न अनुवाद के माध्यम से अब किया जा रहा है। वाणिज्यिक साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बैंक। आज बैंकों में हिंदी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति रुचि बढ़ी है, सम्मान का माहौल निर्मित हुआ है, जो पहले नहीं था। आज से कुछ साल पहले अंग्रेजी के प्रयोक्ता ही बैंक में प्रवेश करते थे, बाकी भारतीय भाषाओं के प्रयोक्ता भयभीत होते थे, किंतु अब वो स्थितियां बदल गई हैं। ग्राहक की भाषा में अगर बैंक का कार्य होता है तो कहीं अधिक प्रगति होती है और वित्तीय समृद्धि भी बैंक की बनती है।
विभिन्न राज्यों में, ग्रामीण इलाकों में, अंचलों में बैंकिंग व्यवहार से संबद्ध क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद उपलब्ध अब कराया जाने लगा है। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में यह एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होने लगा है। वाणिज्यिक अनुवाद की उपादेयता और उसका महत्व निश्चित रूप से असंदिग्ध है। बहुत से इस दिशा में कार्यरत चिंतकों, विचारकों ने इस पर अपना मत भी व्यक्त किया। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी ने तो यहाँ तक लिखा कि विज्ञप्तियों, अनुदेशों, पत्रों, देयकों, विपणन के माध्यमों, यातायात के संसाधनों, व्यापार की गतिविधियों, इन सब में अनुवाद की उपादेयता से कौन इनकार कर सकता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से लेकर दैनिक बाजार तक, शेयर बाजार से लेकर वित्तीय संस्थाओं तक, जिस किसी व्यावसायिक भाषा का विस्तार हम देखना चाहते हैं वह अनुवाद के माध्यम से ही संभव है। उसकी सम्यक प्रयुक्ति में अनुवाद की अप्रतिम भूमिका रहती ही है। इसको हम इनकार इससे, असहमति इससे नहीं कर सकते। इस तरह कह भी सकते हैं कि वाणिज्यिक साहित्य और साहित्यिक अनुवाद उसके माध्यम से विभिन्न ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्यों के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता को और बल मिलता है और मजबूत होती है। ऐसे ही भाषा शिक्षण में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता और अनुवाद, इस दृष्टि से भाषा शिक्षण भी निश्चित रूप से बहुत सी संभावनाओं को उद्घाटित करता है। भाषा शिक्षण का सदैव कोई न कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन होता ही है। भाषा शिक्षण शिक्षार्थी सापेक्ष होता है। वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि हो गया है कि उसे अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कम से कम कोई एक अन्य भाषा का ज्ञान भी हो। हम जानते हैं कि यदि कोई बहुभाषा भाषी व्यक्तित्व होता है तो तुलना में वो एक भाषी व्यक्ति से बेहतर प्रतिष्ठा का हकदार बनता है, अधिकारी बनता है। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि को सर्वश्रेष्ठ माना भी जाता है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार के गोस्वामी इस विधि को स्पष्ट करते हुए लिखते भी हैं कि प्रत्यक्ष विधि सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना शिक्षार्थी को अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसमें मातृभाषा की सहायता नहीं ली जाती और शिक्षार्थी सीखी जाने वाली भाषा के सीधे संपर्क में आकर मौखिक अभ्यास के द्वारा उसे सीखता भी है। शिक्षार्थी को ड्रिल के द्वारा लक्ष्य भाषा की संरचनाओं का अभ्यास कराया जाता है। वास्तव में वाक्यों को बार बार सुनना, उनका अभ्यास करना, उन्हें आदत के रूप में स्वीकार कर लेना, ढाल लेना, यह प्रत्यक्ष विधि है। इस तरह हम देख सकते हैं कि भाषा का शिक्षण यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो अनुवाद के माध्यम से वह अपनी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं, अन्य भाषा को कोई व्यक्ति संपर्क भाषा के रूप में सीखता है, कोई अपनी रुचि के लिए सीखता है, कोई जीवन में आर्थिक संपन्नता और व्यवसाय के लिए सीखता है, कोई दूसरी भाषा में रचित साहित्य को जानने और पढ़ने के लिए, उससे आनंदित होने के लिए सीखता है, तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के रूप में भी सीखता है और ज्ञान विज्ञान की नई नई जानकारियों, उपलब्धियों से उपकृत होने के लिए भी भाषा को सीखते हैं और अनुवाद का आश्रय लिया जाता है। भाषा शिक्षण के बाद व्यक्ति अनुवाद कार्य में प्रवृत्त होता है। आज ज्ञान विज्ञान की हजारों पुस्तकों को हम केवल अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। देश विदेश की पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, चाहे वो साहित्यिक रचनाएं हों, तकनीकी रचनाएं हों, उद्योग और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई रचनाएं हों, बाजार से जुड़ी हुई रचनाएं हों, उन सब का अगर हम लाभ ले पाते हैं तो अनुवाद के कारण ही ले पाते हैं। उसी के माध्यम से हम देश, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान से जुड़ते भी हैं। भाषाई संस्कार का विकास इसी अनुवाद के माध्यम से होता है और ये अखिल भारतीय स्तर पर होता है। सभी लोग उसका आनंद एक धरातल पर जाकर, एक आधारशिला पर खड़े होकर प्राप्त कर सकते हैं। किसी राष्ट्र में एक भाषी व्यवस्था है तो किसी केंद्र से लेकर छोटी इकाई तक केवल एक ही भाषा का प्रयोग शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, जनसंचार, प्रशासन आदि में होता है, लेकिन वहाँ प्रांतीय भाषा का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस दृष्टि से क्योंकि सभी लोग सभी भाषाओं की कालजयी रचनाओं का, कालजयी उपलब्धियों का लाभ लेना चाहते हैं। जिस राष्ट्र में बहुभाषा भाषी व्यवस्था होती है
वहाँ सरकार अनेक स्तरों पर अनेक भाषाओं की व्यवस्था करती भी है। भारत बहुभाषा भाषी देश है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। व्यक्ति अनुवाद के द्वारा ही राष्ट्र की भाषाओं में निहित अमूल्य जानकारियों से अवगत होता है, उपकृत होता है, लाभान्वित होता है। और भाषा शिक्षण में अनुवाद राष्ट्र की एकता का भी द्योतक या परिचायक बन जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि आधुनिक हिंदी का प्रयोग ये बताता है, जिसमें विभिन्न भाषाओं में निहित एकता के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां और उपबोलियां बोली जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। इन भाषाओं और बोलियों में विभिन्नता के होते हुए भी, अलग अलग अंतर होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। प्राचीन काल से ही भावनात्मक एकता के संदेश के साथ साथ भारतीय भाषाओं में देश की सांस्कृतिक गरिमा विद्यमान है, संरक्षित है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ के आदर्श, यहाँ के नायक, राष्ट्र नायक, लोक नायक, उनका चरित्र, उनके मार्गदर्शन की मानकता, ये सब जीवन के शाश्वत मूल्यों के समान हमारी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से संरक्षित है। यही कारण है कि सभी भारतीय भाषाएं भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनती हैं। धरती पर सांस्कृतिक एकता की पावन गंगा यदि प्रवाहित होती है तो उसमें अनुवाद की भूमिका असंदिग्ध है। इसी तरह सामाजिक सांस्कृतिक अनुवाद और राष्ट्रीय एकता पर जब दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि संस्कृति शब्द वस्तुतः संस्कार और भूमि, जलवायु के अनुकूल आचार विचार, कार्यकलाप, जीवन शैली और जीवन दर्शन से गृहीत होती है। यही घटक समन्वित रूप से एक देश की संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति से अलग पहचान भी करवाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो संस्कृति के विषय में यह भी कहा कि आर्थिक व्यवस्था, संगठन, नैतिक परंपरा और सौंदर्य बोध को तीव्रतर करने की योजना में सभ्यता के 4 स्तंभ हैं। इन सब के सम्मिलित प्रभाव से संस्कृति बनती है। ये बात उन्होंने अपने ललित निबंधों के माध्यम से कही भी है। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक विषयों से तात्पर्य उन विषयों से है जिनका संबंध मानविकी से है, इतिहास से है, राजनीति विज्ञान से है, अर्थशास्त्र से है, मनोविज्ञान, धर्म, नीति, दर्शन आदि से है। ये सभी विषय ऐसे हैं जो भारत की समस्त भाषाओं में एक रूपता के साथ, एक संदेश के साथ प्रसारित किए जाते हैं, प्रचारित किए जाते हैं। उनमें अनुवाद महत्वपूर्ण है। बहुभाषी बहुजातीय देश में अनेक संस्कृतियों, धर्मों और आचार विचारों का समन्वित रूप मिलता है और इसीलिए उसे अखिल भारतीय स्तर पर संचरित किया जाता है। गहन गंभीर विशाल सागर जिस तरह अनेक नदियों के जल को अपने साथ लेकर चलता है, उसी तरह एक देश की संस्कृति में अनेक प्रादेशिक संस्कृतियों का मिश्रण होता है। हिंदी और अन्य प्रादेशिक सामाजिक सांस्कृतिक अनुवाद के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जान पाता है। भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता के जो दर्शन होते हैं वह राष्ट्रीय एकता का ही परिचायक है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद हमें मिलते हैं, जिसमें अज्ञे ने रविन्द्रनाथ टैगोर का, रोमिया रोला का, प्रेमचंद द्वारा अनुदित टॉलस्टॉय, शेख सदी, नागार्जुन, मेघदूत, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कृष्णार्जुन युद्ध, महादेवी वर्मा द्वारा ऋग्वेद, कालिदास के अंश आदि का अनुवाद हुआ। ये सब पूरे देश की सामाजिक सांस्कृतिक एकता को निश्चित रूप से बल देते हैं। अनुवाद के माध्यम से हम अनेक भारतीय संस्कृतियों को एक संस्कृति में, राष्ट्रीय संस्कृति में पिरोने का काम करते हैं, सामाजिक सद्भावना को बल देने का काम करते हैं। इस तरह मित्रों, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में अनुवाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकता ही वह तत्व है जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र उन्नति के चरम शिखर तक पहुंचता है। आज अनुवाद एक स्वतंत्र विधा है, एक स्वतंत्र अनुशासन है। जीवनोपयोगी विधा के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से चाहे रोजी रोटी का, आजीविका अर्जित करने का, भाषाओं की संपदा को जीवित रखने का, संरक्षण करने का, संस्कृतियों के प्रचार प्रसार का, एकता के सूत्र में बांधने के संकल्प का, किसी भी का भी मामला हो, क्षेत्र हो, हम देख सकते हैं
कि अनुवाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक सार्थक विधा और अनुशासन बनकर हमारे सामने आता है। अनुवाद की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य अनुवाद कार्य को बढ़ाना था। अनुवाद के माध्यम से भारतीय संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सार्थकता दी गई। साहित्यिक अनुवाद के माध्यम से मनुष्य किसी भी प्रादेशिक या विदेशी भाषा के साहित्य से परिचित होता चला गया। संचार माध्यमों में अनुवाद के माध्यम से व्यक्ति देश विदेश में हो रही वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू होता चला गया। वाणिज्यिक अनुवाद के माध्यम से व्यक्ति सभी राज्यों और राष्ट्रों में हो रही व्यापारिक हलचलों की जानकारी प्राप्त करता चला गया और राज्य और राष्ट्रों से व्यापारिक संबंध भी बनाता चला गया। भाषा शिक्षण में अनुवाद के माध्यम से व्यक्ति अनेक भाषाओं में निहित ज्ञान से भी उपकृत और लाभान्वित होता चला गया। सामाजिक सांस्कृतिक अनुवाद से व्यक्ति विभिन्न प्रादेशिक विदेशी समाजों और संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त करता चला गया। यह सब देश की राष्ट्रीय एकता का ही परिचायक है। इसलिए कह सकते हैं कि अनुवाद देश को राष्ट्रीय एकता के सूत्रों में बांधने वाला एक सशक्त उपकरण है, एक सार्थक साधन है। राष्ट्रीय एकता की इच्छा और राष्ट्र की उन्नति की कामना, राष्ट्रभाषा प्रेम को विकसित करने का संकल्प, ये सब अनुवाद के माध्यम से सिद्ध होता है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को यदि हम स्मरण करें तो उन्होंने उस युग में कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। किंतु निज भाषा की उन्नति में अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अनुवाद है जो भारतीय भाषाओं का के कथ्य का, उसकी विषय वस्तु का दूसरे भाषा भाषी समुदाय तक संचरण करता है, उपलब्ध कराता है। भाषा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर भी अगर हम दृष्टि डालें तो उसमें भी अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो लगभग 9 लाख पारिभाषिक शब्द हिंदी के और भारतीय भाषाओं के 30 लाख पारिभाषिक शब्द बना दिए हैं, वह वास्तव में दुनिया में कहीं ऐसी उपलब्धि नहीं है और हम पूरे देश को इस दृष्टि से भी जोड़ना चाहते हैं। विदेशी भाषाओं के अवधारणात्मक शब्दों की तुलना करें, समतुल्यता देखें तो हम अंग्रेजी भाषा से हिंदी में शब्दों को निर्मित कर रहे हैं अवधारणात्मक स्तर पर, और फिर उन्हें भारतीय भाषाओं में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। संस्कृत की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण और श्लाघ्य है। ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार, प्रयोग अनुप्रयोग के लिए इन शब्दों का राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता और एकता की दृष्टि से उल्लेखनीय महत्व रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि अनुवाद हमें हमारी राष्ट्रभाषाओं के प्रति, हमारी देश की समस्त राज्यों की भाषाओं के प्रति प्रेम और दायित्व निर्वाह की प्रेरणा देता है। अनुवाद और अनुवादकों ने इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज पूरा देश, चाहे वो राष्ट्रगान हो, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, चाहे वो राष्ट्रीय प्रतीक हों, चाहे वो राष्ट्रीय तमाम तरह की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हों, पर्यटन स्थल हों, धार्मिक स्थल हों, सांस्कृतिक स्थल हों, उन सब के बारे में, चाहे वो रीति रिवाज हों, परंपराएं हों, उन सब के बारे में अवगत कराने का काम, उनसे लाभान्वित और उपकृत होने का काम अनुवाद और अनुवादकों के माध्यम से होता है। इसलिए कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता में अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका वंदनीय है, स्तुत्य है और देश इसी से गति प्रगति के लिए अग्रसर है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।